1:30 बजे करते जी हैं। जी। मैंने बोला यार ये तो मैंने बोल तो दिया नहीं नहीं। फिर मैंने अलार्म रखा। वालों को प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। हालात हाज़रा के हवाले से हो, समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों या मौशी सूरत हाल हो, सारे ही मामलात प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। सुबह के वक्त पैगामात का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, ईरान और अमरीका तनाज़ा उसके ऊपर, तो बड़ी पेशरफ्त ये है कि मामला जो है वो सीज़ फायर की तरफ जो है वो तकरीबन अब जा चुका है, और हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद या शायद अब इसकी जो है बाकायदा डिक्लेरेशन भी जारी कर दी जाएगी। तो ये जो सारा सिलसिला चलता रहा, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे फोरम्स के ऊपर जो है वो तज्ज़िये और तबसरे भी हम सुनते रहे। और अब इसके ऊपर क्या मज़ीद मतलब बात की जाए, कभी ये मौजू अगर ज़ेर बहस आया तो ज़रूर इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे अवामिल इसके हैं, मामलात हैं, समझने की ज़रूरत है। बहरहाल ये चीज़ ज़रूर हमें समझने की इस वक्त ज़रूरत है कि जो तबसरे और तज्ज़िये जो ख़ास तौर पे हम कर रहे थे, अब मेरा ख़्याल है जब उसको बैठ के ख़ुद ये सारे लोग देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें उनको भी यकीनन समझ में आएंगी। ज़रा बहुत जल्दी हम सारी चीज़ों को जो है वो आप समझ लीजिए कि उसके बारे में पेशगोइयाँ करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ कुछ कल्चर भी ऐसा ही है, आने वाले वक्त के बारे में हर शख्स ऐसे तज्ज़िये और तबसरे कर रहा होता है जैसे उसको आने वाले वक्त का सारा बखूबी इल्म है और वो अच्छी तरह जानता है कि क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल ये तो एक तरफ हुई बात, तल्ख़ बात है यकीनन, लेकिन यही कुछ हो रहा है। और इससे पहले भी अर्ज़ कर चुके अपने प्रोग्राम के अंदर कि तामुल रखिए, पहले सारी सूरत हाल देख लीजिए और उसके बाद फिर इसके ऊपर तबसरा कीजिएगा, ज़्यादा मुनासिब होगा। तो मेरा ख़्याल है कि आप तबसरे करेंगे तो मामलात को सामने रखते हुए करेंगे। तो पिछली जितनी भी बातें हुई हैं यकीनन अब वो सारी जो है वो उसका क्या नतीजा निकलना है ये आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये जो इस वक्त हमारी अपनी जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा था कि मामलात कहीं पे भी ख़राब हों, चाहे यूक्रेन और रशिया के दरमियान हो या और किसी मुल्क के दरमियान हो, छोटे ममालिक होते हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता है। और वो किस तरह होता है कि उनकी जो मौशी सूरत हाल, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ मौशी मामलात संभलने का नाम नहीं लेते,
वहाँ पर अगर इस तरह की कोई सूरत हाल किसी मुल्क में हो तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ मौशी मामला बड़ी तेज़ी से बिगड़ने लगते हैं। अब गुज़िश्ता रात तक एक जो सबसे बड़ी और अहम खबर थी वो पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से थी, और मैं बारहा इस चीज़ का तस्करा कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि कतई एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या मामलात रहते हैं, आप किस तरह किससे क्या ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहे हैं, सिफारती महज के ऊपर क्या कामयाबी आया, कोई मिली भी है या नहीं मिली, ये सब आपका मामला है, आप इसको देख लीजिए। मगर उसका जो मेयार ज़िंदगी जो पहले ही मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, मुतासिर तो बहुत पहले हुआ, तबाह हो चुका है, उसको कैसे आप ठीक करना होगा, ये तरजीहात में अगर आपके शामिल नहीं है तो मेरे ख्याल में उसको भी इन सारी चीज़ों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक और गुजारिश की गुज़िश्ता रोज़, जिसका मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं है तो प्रोग्राम कल का निकाल के देख लीजिए, जिसके अंदर खादिम ने अर्ज़ किया था कि जो सोशल मीडिया पे तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं इससे अपने आप को दूर रखिए और सूरत हाल का जायज़ा लें, बहुत जल्दी मामला समझ में आ जाएंगे। तो ये उनके लिए है। इसके अलावा मौशी सूरत हाल हमारा हमेशा से एक मसला रहा है और शायद इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। उसकी वजह हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, मगर जिस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और जो बनाने वाले लोग हैं किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है, उस पर तबसरा भी अब नहीं किया जा सकता। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, पहले उनको खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर ये जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल, कोशिश करूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू करूँ। हमारे बड़े ही ख़ास बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब परवेज़ एच मद्रास वाला साहब, जो बिज़नेस कम्युनिटी के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर भी हैं और एक बड़े मशहूर फिलैंथ्रेपिस्ट भी हैं, और न सिर्फ ये बल्कि जो बिज़नेस के मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, उसमें बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और मामलात पर जब भी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है हमेशा उनको हम ज़हमत देते हैं। आज सुबह के वक्त भी उनको हमने ज़हमत दी है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। परवेज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, आप तशरीफ़ लाए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब एक और बड़े ख़ास मेहमान जनाब शौकत जिलानी साहब, जो कि चेयरमैन वॉइस ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। शौकत जिलानी को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, आप सारी सूरत हाल से आ गए हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा आप तज्ज़िया करते हैं सूरत हाल को देखते हुए। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता आया हूँ कि हमारे जैसे ममालिक का मसला शुरू दिन से एक ही है कि हमारा इकनॉमिक साइकिल कैसे चले। कहाँ दुनिया में कोई तनाज़ा होता है, हमारे यहाँ उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो अपनी तरफ देखना होगा, और यहाँ पे जो सिलसिला चल निकला है वो आपके सामने है। अब होना ये चाहिए था कि जैसे मईशत के हवाले से दावे हो रहे थे कि सूरत हाल बेहतर हो गई है, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स स्टेबल हो गए हैं और न जाने क्या कुछ होता रहा, मगर हकीकत आप जानते हैं कारोबार करना पहले से मुश्किल और मज़ीद मुश्किल होता चला जा रहा है। जहाँ पर ये सूरत हाल हो, क्या वो किसी जंगी सूरत हाल से कम है? चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। आसिफ भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा रिलेवेंट है आजकल के माहौल के हिसाब से, और अभी हमारा बजट भी आया है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप सबको मालूम है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, ठीक है ना, और हमारी जो 80% जो पॉपुलेशन है ना, वो सिर्फ एक चीज़ मांगती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनका कोई वास्ता ही नहीं है बजट क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है। और आप जो बजट बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? आप कहते हैं पॉपुलेशन के लिए बना रहे हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं है बजट से। 80% तो कहते हैं भाई हमें तो सिर्फ रोटी दे दो, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्टेशन दे दो, ये दे दो, हेल्थ दे दो, ये आप देते नहीं हैं। तो बजट किसके लिए बना रहे हैं? नहीं बनाओ, बहुत बेकार में आप ज़ाया करते हो, किताबें इतनी सारी ज़ाया करते हो, इतनी सारी तुमने इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, क्यों करते हो, किसके लिए कर रहे हो? बहुत और फिर इसके बाद अपने खर्चे तो कम नहीं करते हो, ठीक है ना। अफसर शाही जो है, जो आपके जो शाही अखराजात हैं वो नहीं करते हो, और वो जो 80% पॉपुलेशन है जिसको रोटी चाहिए उसको आप दे नहीं रहे हो, बजट बना रहे हो। अरे बंद करो बजट बनाना, अब तो बेकार में हम इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। हर साल बजट आता है, ये क्या, ये कोई ना सर्कस है यार? आप अपने सबको लेके चल रहे हो और इसके अंदर सर्कस के अंदर टीवी के आगे लोग है ना जेल होके बैठे हुए हैं, सारे चैम्बर वाले बैठे हुए हैं, अपने तज्जिए दे रहे हैं। और भाई ये सोचो कि 80% जो पॉपुलेशन है उसके लिए क्या है? आप बोल रहे हो मेरी इंडस्ट्री चलेगी, मेरे टैक्सेस कम हुए कि नहीं हुए, ये हुए, और सब कुछ करने के बाद, हर साल सब कुछ करने के बाद, टैक्स देने के बाद, इस साल भी जो टैक्स के टारगेट था उससे ज़्यादा ही आया, फिर भी यही होगा कि आप चोर हो, आपने पूरा टैक्स नहीं दिया, अब जो है ना एडिशनल टैक्सेस लगाओ। ओ भाई, ये तो आप देखें कि आपके नेशनल असेंबली के आपके ही जो साथ जो हैं कोलिशन पार्टनर जो हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब तो लगेगा कि भाई जो फाइलर है ना, नॉन फाइलर की पहचान ये होगी कि जिसकी खतना नहीं होगी ना
वो नॉन फाइलर होगा, जिसके खतना हो गया वो फाइलर होगा। तो यार कि ये जोक कर रहे हैं यार, मतलब कि आप क्या उन लोगों 80% पॉपुलेशन के साथ जोक कर रहे हैं इस किस्म की बातें करने में, उनका उससे क्या ताल्लुक? क्योंकि ये चीज़ें देखें, मैं तो आपको सिंपल बात कर रहा हूँ कि हमें बजट की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बजट की ज़रूरत ही नहीं है। ये बजट का एडिशनल जो कॉस्ट है ना हमारे ऊपर, यार एक 5 साल प्रोग्राम बनाओ, एक लॉन्ग टर्म आपका विजन होना चाहिए। आपके पास है क्या कि जिसके ऊपर आप बजट बना रहे हो? मांगे तांगे के पैसे हैं, उसके ऊपर आप बजट बना रहे हो। सब कुछ लोन पे चल रहा है, उस पर आप बजट उस पर बनाया जाता है कि मेरी आमदनी ये है और मेरे खर्चे ये हैं। आपकी आमदनी क्या है? मांगे तांगे के पैसे के ऊपर आप बजट बना रहे हो, इसका तो कोई वो सेंस ही नहीं बनता है। आप किसी भी चले जाओ, किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब खोल लो, उसके अंदर आपको ये है कि मांगे तांगे के पैसे से बजट बनाओ अपना। आप अपना घर का बजट बनाते हो तो क्या मांगे तांगे के पैसे से बजट है? आप बोलते हो कि मेरे पास ये पैसे, मैं बजट बनाऊं। तो बजट जो है ना, बजट बनता है अपने पैसे से। आपके पास है क्या? तो पहले तो आप अपने जो है ना जराए, जो आपके पास अपना जो पैसा है उसके आप निकालो कि भाई कहाँ से हम कमा सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट आप करते नहीं हो। लोग बेचारे आते हैं तो भाई आधे आधे मरे होते हैं। देखो, जो आप टैक्स दे रहे हो ना, तो टैक्स देने के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। चलो ठीक है, जितने लोग भी टैक्स दे रहे हैं उसकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मुझे हेल्थ मिलेगी, मुझे एजुकेशन मिलेगी, मुझे सेफ्टी मिलेगी, मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, मेरी इज्जत होगी। ठीक है, टैक्स दे रहा हूँ तो मेरी इज्जत होगी। अच्छा, इसमें से आप मुझे आज बता दें कि आपको क्या मिल रहा है? हाँ, एक भी चीज हाँ, तो फिर आप ये बहस क्यों कर रहे हो कि यार बजट में क्या होगा और क्या नहीं होगा? अरे छोड़ो ये बजट पे, इनको बोलो मट्टी डालें। ये हम आप और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को बिठा के जो है ना उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सबसे अपने अपने रिव्यूज़ ले रहे हैं, और जो रिव्यूज़ दे रहे हैं उसका भी क्या फ़ायदा है? देखो ना, अगर आप चैम्बर के आप पूछ लो, आप फेडरेशन में जाके पूछ लो, आप सियालकोट चैम्बर में पूछ लो, उन्होंने जो सारे सजेशन दिए हैं, एक सजेशन उनका माना गया है? एक बात उनकी मानी गई है? अच्छा, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर भी हम जो है ना कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई पूरा वॉकआउट करना चाहिए, ये इस चीज़ों पे वॉकआउट करना चाहिए कि बजट किसके लिए बना रहे हो भाई? मांगे तांगे पैसे के लिए बजट बना रहे हो? 80% पॉपुलेशन को रोटी नहीं मिल रही हो, बजट की बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही नहीं। अब तो आप देखेंगे जो जिस तरीके से जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो हमारे पास तो फिर और एक मजीद बोझ आ जाएगा उसकी पेमेंट करने का। कहाँ से करेंगे? देखें, जो महंगाई बढ़ेगी तो महंगा अगर पेट्रोल लेंगे तो पेमेंट तो आपको करनी है ना, कहाँ से करेंगे? आपके पास कोई पैसे देगा अभी आपको तो आप पेमेंट करेंगे, आपने तो कोई ऐसा कुछ करा नहीं है। ऐसा ही। मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगा कि बजट उस वक्त बनाए आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्सेज हैं। देखिए, माइनिंग के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कानें पड़ी हुई हैं हमारे पास, अपने इतने मिनरल्स हैं हमारे पास, अपना इतना फिशरी है हमारे पास, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है हमारे पास, क्या कुछ नहीं है? ठीक है ना, हमारे पास अपना, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, हम अपनी फसल उगाएं, हम ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। बजट उसके ऊपर बनाएं कि हमें उसके ऊपर क्या काम करना है। बजट उसके ऊपर ना करें कि भाई ये जो बिजनेसमैन है इसने चोरी कर दी, इसके ऊपर हमने है ना वो कर दिया, इसको बढ़ने ना दो, इसकी इंडस्ट्री को लॉक कर दो। देखिए, जितने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे ना, इतनी चोरी ज़्यादा होगी। जितना आप लोगों को ज़्यादा आर्म ट्विस्ट करेंगे ना, इतना वो ज़्यादा अपने अपने रास्ते निकालेगा। ठीक है ना? तो उसको कोई ये नहीं कहते कि चोरी, इसको कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जी, यहाँ जो ये चोरी जो बातें कर रहे हैं ना, ये मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होती है। क्योंकि आप पाकिस्तान में अगर बिजनेस करना है तो आप बताएं कि कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपके सर पे आके नाचते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस नहीं जानते हो ना, तो वो आप बिजनेस कभी चला ही नहीं सकते हो। तो ये किसने करा है? ये क्या मैंने बना वो इदारे बनाए हैं? ये मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस मुझे चलाने के लिए किसने मजबूर किया है? ठीक है ना? तो अगर आपने वो डिपार्टमेंट मेरे सर पे नहीं नाचने के लिए दिए होते तो मुझे इस किस्म की हरकतों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? मगर ये किसने करा? ये आप लोगों ने करा है। तो सबसे पहले तो आप सोचो ना कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अच्छा परवेज भाई, एक चीज और मैं पूरी दुनिया में देखता हूँ, एक इंडिकेटर होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसके ऊपर बड़ा काम किया जाता है, उसके ऊपर बैठते हैं, उस पर गौर फिक्र होती है कि कैसे ईज पैदा की जाए ताकि बिजनेस को प्रमोट करें। जब ये कल्चर प्रमोट होगा तो लामहला दूसरे ममालिक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, इधर इन्वेस्ट करें।
हमारे यहाँ तो इस हद तक टाइटनिंग की तरफ ले जा रहे हैं कि जो पहले से एग्जिस्टिंग अगर कोई बिजनेस करने वाला है वो भी कोलैप्स कर जाएगा, तो फिर हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि बाहर से लोग यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे? कोई कर सकता है बाय एनी चांस, बाय एनी मीन? देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ये था कि पहले तो जो लोकल इंडस्ट्री है ना, उसको तो पहले संभाल लो। उसके दरवाजे बंद हो रहे हैं, आप दूसरों को बुला रहे हो। अच्छा, दूसरे आएंगे ना तो वो क्या देख के आते हैं? वो ये देख के आते हैं कि भाई आपने हमें देना क्या है, जो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट, आप सिक्योरिटी दे सकते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो, फार्म टू मार्केट रोड्स आप दे सकते हो, पोर्ट टू इंडस्ट्री आपके पास रोड आप दे सकते हो, कंटेनर आपके रोडों पे खड़े हुए हैं, गलियों के रोडों पे खड़े हुए हैं, आपकी फैक्ट्री के बाहर कंटेनर खड़ा हुआ है, आप उसको दे सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी लेबर की ट्रांसपोर्टेशन, लेबर जब आती है ना, अपने घर से निकलती है ना, जब वो आपकी इंडस्ट्री में पहुंचती है ना, तो अदमुआ होता है, उसके पास वो ताकत ही नहीं होती कि वो आके काम करे, ठीक है ना। फिर वो जब जाने की तैयारी कर रहा है ना, तो फिर वो सोचता है कि यार 1 घंटा पहले तो वो अपने आप को तैयार करता है, ठीक है ना, बिस्तर बांधता है कि मुझे 1-1.5 घंटे की फिर मुसाफत करनी है, उसी खड्डों से, उसी रास्तों से मुझे फिर घर पे जाना है। और घर पे जाता है तो पता चलता है ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। और आप बताओ कि उससे आप क्या एफिशिएंसी लोगे? तो दुनिया का कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो क्या अपने साथ कोई अपने लोगों को भी लेके आएगा, रोबोट को भी लेके आएगा? लोग तो उसको यहीं से चाहिए ना। तो आपने लोगों को तो मार दिया है। 80% जो लोग हैं उसकी रोटी का तो आप इंतजाम कर नहीं रहे हैं, बजट की बातें कर रहे हैं। बजट किसके लिए बनता है? उनके लिए बनता है, आपने उनको तो मार दिया है। तो आप, अच्छा, आप कहीं दूसरी जगह पे चले जाएं, मैं नाम नहीं लूंगा कंट्री का, मगर आप कोई भी कंट्री में चले जाएं, या चलो मैं आपको बोलता हूं कि आप थाईलैंड चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप इवन दुबई चले जाएं, वो बोलते हैं यार आधे घंटे में आपकी है ना कंपनी खुल जाती है, ठीक है, आधे घंटे में। और पैसे लाओ, पैसे ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ तो अगर आप कोई पैसा लेके आएगा, ठीक है ना, और 3 साल में जब उसकी फैक्ट्री बनेगी तो पता था कि 4 बजट आ गए हैं, बजट, मिनी बजट, और वो सारी पॉलिसी जो उसने उस बेसिस पे वो इंडस्ट्री लगाई थी ना, वो सारी पॉलिसी चेंज हो गई है। अब वो क्या है कि अब वो बैठ के ना बगले झाँक रहा है कि अब मैं कैसे करूंगा, इंडस्ट्री को कैसे चलाऊंगा, क्योंकि पॉलिसी तो चेंज हो गई, टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई, इंसेंटिव चेंज हो गया, बिजली के रेट बढ़ गए, आपके इंटरेस्ट रेट खत्म हो गया, और फिर डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी, वो पैसा लाया था रुपया, वो हो गया आधा आठाना। अब क्या करेगा वो? फिर अपने 6 साल भी काम करेगा तो वो आठाने को पूरा नहीं कर सकता है। तो यार बात दरअसल ये है कि ये 1 काम 2 काम 3 नहीं है, ये बहुत सारे काम है। इनको सबसे पहले तो मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि बजट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये स्क्रैप करो बजट बनाना। ठीक है, या आप 3 साल 5 साल प्लान, महबूबुल हक साहब जो थे हमारे, कोरिया को बना के चले गया, ठीक है ना, कोरिया को वो प्लान दे दिया, वो कहाँ से कहाँ निकल गया। और हम जो है ना यही सोच रहे हैं कि यार हर साल बजट बना के खुश हो रहे हैं। आप, मुझे तो ये सोच के हंसी आती है कि यार बजट बनाने के बाद खुशी किस बात की है? किस बात की खुशी है? आपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा के बहुत खुशी कर रहे हैं। अपनी पॉपुलेशन, अपने भाई है ना, देखो 240 मिलियन पीपल है, वो हमारे अपने में से। आप, मैं, ये, वो जो भी प्राइम मिनिस्टर है, हम एक ही है ना, हम चिड़िया है ना। तो आप उससे वो टैक्स लगा के लोगों के ऊपर जबरदस्ती से, ठीक है ना, डंडा मार के आप खुश हो रहे हो। अच्छा, जब आप खुश हो रहे हो तो आप क्या समझते हो कि वो जो बंदा है वो क्या, वो भी खुश हो रहा है? अब फिर वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करता है, आप बोलते हो यार आपने तो चोरी कर है। ये भी एक बड़ा चक्कर है। जी शौकत भाई, आपकी तरफ आता हूँ, जरा फरमाइएगा। सवाल आपकी खिदमत में भी यही रखूंगा कि जो सारी सूरत हाल है, परवेज़ भाई ने उसका अहाता किया है और ये बड़ा ज़रूरी है। ये आवाज़ है एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की, जिसकी तर्जमानी कर रहा है। मेरे ख्याल में आपके भी ख्यालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब ये जो कल्चर हमारे यहाँ है, ख़ास तौर पे जिस तरह टैक्स वसूल करने की कोशिश की जाती है, और जैसे भी परवेज़ साहब फरमा रहे थे हमारे, बिल्कुल सही, कि ना आपको कोई इंसेंटिव है, ना आपको कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई और चीज़ मिलती है, तो फिर किया क्या जाए? इकनॉमिक साइकिल कैसे चले, ये फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो आज के मामला के हिसाब से रखा है। ये परवेज साहब की आवाज़ नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी, हर बंदे की इसी तरह यही आवाज़ है। क्योंकि इस टाइम पर मैं कहता हूँ बजट, थोड़ा सा मेरा आपसे इस चीज़ पे कि बजट आप बनाए, लेकिन इन्होंने 3 लोगों के लिए बनाया बजट। एक तो गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस कम्युनिटी, तीसरा जो एक अफसर शाही है। देखिए सिंपल, आप
जो भी आपने टैक्सेस इम्पोज करने हैं वो ताजिर बरादरी का, वो फेसलेस आप उसके अंदर सिस्टम बनाए, वो आपको पे करेंगे। बीच में ये जो अफसर शाही का जो डंडा होता है, वो जो अपना उस जो हिरासमेंट करता है, अगर 10 लाख का उसने देना है। अच्छा, ताजिर बरादरी जो बिजनेस कम्युनिटी वो बड़ा विलिंग फील करती है कि हमने अगर एग्जाम्पल के 5 लाख को टैक्स लगा, वो 5 लाख भर दे सिंपल, तो उनको बड़ा अच्छा फील इसलिए होगा कि यार उनका नाम बड़े अच्छे टैक्स पेयर में आ जाएगा। उनका दिल नहीं करता कि मैं 5 लाख में बनने के बजाय 2 लाख में टैक्स में दूं और 3 लाख रुपए ये ऊपर की कमाई में दूं। और ये ऊपर की कमाई आपको मालूम है कि फिर ये इंसान की लालच इतनी बढ़ जाती है कि वो आदमी फिर कहता है यार मैंने आज 3 कमाए, कल 10 कमाओ। फिर वो ऐसे ऐसे रास्ते बजट के अंदर ये लोग अपने बनाते हैं। अच्छा देखें, अभी काफी चैम्बरों ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनों ने इनको तजवीज़ दी कि आप है ना हमारे ये जो बिजनेस कम्युनिटी की ये सिफारिशात हैं, उन्होंने सबको रद्द कर दिया। और इन्होंने किनको लिया, अपना FBR ने, ये खास तौर से ये जो इन्होंने बजट बनाते वक्त तमाम पॉलिसी मेकरों ने जो खास तौर से अफसर शाही को एम्पावर करने के लिए, वजह यह है कि अगर आप इनको एम्पावर करेंगे तो देखें ये फ्लाई कर जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई बिजनेस कम्युनिटी बंदा बिजनेस करते हुए बड़े हसास होते हैं पैसे के मामला, वो फौरी तौर पे ऐसी जगह पे सर्च करेगा जहां पर उसको 100% सेविंग, उसकी हर तमाम चीजें सेव मोड में, सिक्योरिटी हो, तमाम चीजें। अच्छा, आप हमारे यहाँ सर्विसेज का आप मिकदार वो उसका वो देखिए इसकी मेयार क्या है, सर्विसेज की हमारे यहाँ रोड इसमें, अच्छा ये तमाम चीजें आपकी भी नॉलेज में, यूटिलिटी हमारी एशिया में सबसे महंगी तरीन है। पानी हमें स्टेप मिलता नहीं है। आप यकीन करें पानी का ये आलम है कि अगर आप टैक्सेस जैसे में 7 रुपए अगर 5,000 है उसको 7,000 कर दें, लेकिन आप पानी दें। अब मैं जिस एरिया में रहता हूं, आप बिलीव करें वहां पर महीनों पानी नहीं आता और इतनी अशद, अब बगैर पानी के कैसे गुजार, और बिल आप हमारा तमाम चीजें स्क्रूटिंग कराएं, देखिए हमारा कहाँ पर हमने बिल या कोई ऐसी चीजें नहीं पे की हैं, आप हमें बेशक हमसे हर चीज आप हमसे लें, अगर हम नहीं किए तो हमें आप वो दें, लेकिन हम पानी तो दें हमें। आप जिस मत की जिस ये आप मद में आप हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, तो कम से कम वो फैसिलिटीज तो दें ना। आपकी सर्विसेज आप मुझे बताइए एग्जाम्पल कहाँ पर आपने बेहतरी की है कि यार हमने इस सेक्टर में इस सर्विसेज के अंदर आपके लिए बेहतरी की है। देखिए पानी हम खरीद रहे हैं, हर चीज हम परचेज करके ले रहे हैं। फिर सिक्योरिटी का निजाम आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कहती है पुलिस हमारे पास कम है, तो आप बढ़ाएं ना। आप कैमरों का सेफ सिटी अभी तक प्रोग्राम है, वो अभी तक हो रहा है, तो कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं, वो कब होगा? अब हम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखे, सारी चीजें जब हमने ही करनी है तो फिर आप टैक्स इस बात का ले रहे हैं। अच्छा, आप एक सबसे बड़ा एक इश्यू यहाँ पर ये होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट का टाइम रखा 2 साल, वो 2 साल के बजाय वो 6 साल हो जाते हैं। तो उनका जो आज प्राइस थी एग्जांपल अगर 2 लाख रुपए थी तो वो 6 लाख रुपए हो जाती है। तो वो और जो वहां पर मशीनरी वगैरह पड़ी होती है वो जंग लग रही होती है। काफी ऐसे सेक्टर के अंदर अभी देखें K4 का मंसूबा, उसके अंदर क्या अमाउंट रखा है। अब मैं मतलब या तो वो इस अमाउंट के अंदर आपको मालूम है, आपने सारी चीजें उसकी नॉमिनेट की हुई हैं कि इतना अमाउंट हम इसमें लगाएं, तो फिर ये तो उसमें 3.5 करोड़ रुपए। अब आप बताइए इसको कैसे आप, तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा। और ये जो आपको देखें कस्टम में आपने एक बहुत अच्छा निज़ाम राइज किया है वो फेसलेस का, तो यहाँ पर भी आप ये FBR में इनकम जो रेवेन्यू जनरेट में फेसलेस करते हैं। देखिए आपके पास कितने टैक्सेस आप है ना इलेक्ट्रिसिटी की मद में दे रहे हैं, वाटर की मद में, मतलब डिफरेंस उसके अंदर कितना चीजें आ जाती हैं कि सफाई भी है, ये भी है, तो आप वो दे रहे हैं ना इजीली। वजह क्या है कि आपको कोई थ्रेट नहीं है, आपके ऊपर इतना इन्फोर्स कर दें कि यार आप अगर ये यहाँ पर नहीं देते तो हम आपसे दूसरे अंदाज से लेंगे। और ऊपर से आपने अभी ये सबसे बड़े, सबसे छोड़कर सबसे खतरनाक जो एक चीज है आपने इम्प्लीमेंट की है कि जो इम्पोज कर रहे हैं आप, वो 37AA, जिसके अंदर अगर जिससे आपकी, मैं तो यही कहूंगा कि अंडर टेबल बात नहीं होती। आइए आप हमारे साथ, और वो आपको मालूम है कि जो फिर वो उसकी फिर डिमांडिंग क्या हो जाएगी। तो ये तो आप टोटल मतलब बिजनेस कम्युनिटी को डिसहार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो इसमें आप उनको काम करने दें। आप अपना काम करें, गवर्नमेंट का जो आपका काम है, लेकिन आप इनको बिजनेस कम्युनिटी को भी काम करने दें ना। और आप उनको टारगेट दे दें, लेकिन हिरासमेंट ना करें, बर्डन ना करें, परेशान ना करें।
देखिए आप चाइना को देख लें, आज से 30 साल पहले जब हम वहां जाते थे तो हजारों साइकिलें होती थी, मोटरसाइकिलें नहीं, चंद मोटरसाइकिल होती थी, गाड़ी का तो खैर नामो निशान नहीं था। वहां होटलें होती थी जो सिर्फ फॉरेनर लोग, चंद लोग, और ज्यादा नहीं, 30 साल पहले। अब वहां पर इन्होंने जब पूरी दुनिया के देखें, जापानीज और ताइवान, उसको जापानीज और कोरियन को उन्होंने बीजिंग के करीब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया, हालांकि ताइवान से कोई चाइना की कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, उन्होंने डोंगवान का कितना बड़ा एरिया दिया। और आज वहां पर हम जो चीज चाइना से, ताइवान से खरीदते थे $5 की, एग्जांपल एक चीज, तो वही हमें $3 में चाइना देने लगा। ठीक है, थोड़े सा क्वालिटी में माइनर था, लेकिन आप बताइए कि उनकी मास अपना प्रोडक्शन हुई और हमें कितना अच्छे रेट के अंदर हमें चाइना में देखें, उन्होंने, लोगों ने इतनी इन्वेस्ट की, आज चाइना को देखा दुनिया की सुपर ताकत। तो हमें इंडस्ट्रियलाइज की तरफ जाना होगा, अपनी तरफ एडेड वैल्यू करके अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा, वरना याद रखें हम अपनी इंडस्ट्री के, हमने देखें आज से 2000 से पहले हमारी इंपोर्ट चंद चीजों की होती थी, मशीनरी या डिफरेंट अपना पेट्रोलियम वगैरह। अब हम हर चीज ये सोचते हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में इतना तंग किया जाता है ना, इंडस्ट्री कितने आपके महकमे डिपार्टमेंट है वो आ जाते हैं। अभी जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग, जैसे अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही, कॉस्ट ऑफ डूइंग। देखिए सबसे, अब आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल फेंकते हैं तो वहां प्राइस, सारी चीजें आपकी मॉनिटरिंग हो रही हो, तो जाहिर बात है कोई आपके चाहते, कोई रिश्तेदार नहीं है जो वो आपके रहम खा के माल ले लेगा। वो तमाम जाविये से देखता है कि यार कहां पर मुझे माल सस्ता और अच्छा मिल रहा है, वो परचेज करेगा। आपकी कोई रिश्तेदारी, दोस्ती, तो वो डजंट केयर अबाउट दैट। तो आप कारोबार में आप ये देखें, आपकी यूटिलिटी, इसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तमाम एरिया के अंदर कोई चीज आपकी साउंड नहीं है, हर चीज वो परचेज कर रहा है। ऊपर से आपने टैक्सों का इतना बोझ, ऊपर से आप इसको कह रहे हैं कि अगर जरा सा भी वो बंदा डिसहार्ड, वो अगर इससे मतलब वो उससे मुतमईन नहीं होता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो एक आदमी जो इतनी बड़ी जनरेट करके आपको एक फैक्ट्री अपना रेवेन्यू दे रहा है, अपनी लोगों को रोजगार दे रहा है, उसको आप एक लम्हे में कह रहे हैं इसमें जेल में डाल कर लेंगे, ये भी बड़ा चक्कर है। ये कल्चर जो है आप एक नहीं कर सकते। हम भी देखें, मैंने भी बाहर बहुत काफी टाइम तक कारोबार किया, हमें मालूम था कि हमने गलत पार्किंग की ना गाड़ी, हम जा रहे हैं हाईवे पे 120 की स्पीड में, 140-50, कोई कुछ नहीं कहता, कोई प्रॉब्लम। पता लगा 3, 4, 5, 8 दिन बाद हमारे घर पे टिकट आई हुई होती थे, 7, 3, 5, हमें जितने हमारे अमाल थे, हमने पहली फुर्सत में इसको भरना, उसको भरते थे। वजह क्यों? अगर हमने डिपॉजिट नहीं कराया तो वो आज 200 है एग्जाम्पल, तो वो 400 हो जाएगा, 400 है तो अच्छा, कोई भी इस पर इंटरफेयर नहीं करा। तो आप भी एक पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम लाएं फेसलेस, जिसमें एफबीआर का डंडा ना हो, जो अफसरशाही का। आप एक अच्छा, आपने ताजिर देखें, ताजिरों पे आप है ना वो लगा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और उनको उनकी तजवीज़ आप नहीं कंसिडर करते। ये तो एक आपको याद से नहीं है, जैसे भी बात हो रही थी कि सालों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, प्रपोज की जाती हैं, लेकिन उसको हमेशा से सेट असाइड करते हैं, उठाकर उसको रद्दी की टोकरी में डालते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जब कहीं और से है, कहीं और से डायरेक्शन मिल रही है, तो फिर जाहिर है कि वो हमारी बातों को नहीं कंसिडर करेंगे, वरना आधी ज़िंदगी ये बातें करते हुए हो गई है, बताते रहे क्या क्या गलतियाँ आपकी हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हुकूमतें आई, उन्होंने किसी ने एक पे भी अमल नहीं किया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब परवेज़ भाई, मैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की कोशिश ही नहीं करता ना, लोगों को वैसी बातें बहुत कम जो है वो समझ में आती है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि चलें, नहीं, हमारी जो हम जितनी भी सजेशंस हम देते हैं, एडवाइजेस देते हैं, उसको तो नहीं कंसिडर किया जाता, बट ये जो आप पॉलिसी लेकर आए, इससे कोई डायरेक्शन मिल गई है? मैं ये सब्र कर लूँ कि आज मुश्किल हालात हैं, आने वाले वक्त में हालात सही हो जाएंगे, कोई ऐसी होप मिल गई? आपको कुछ समझ में आया? देखें, बात दरअसल ये है कि मुश्किल जो हालात बनाए गए ना, जो क्रिएट किए गए, जो आज जिस मुश्किल हालात में है, वो किसने क्रिएट किए हैं? बताएं। हमने तो भाई जिसने गिलास तोड़ा है ना, वही उसकी जिम्मेदारी है ना, हमारी क्यों जिम्मेदारी है भाई? बिल्कुल, आपने तोड़ा है, आपने इंडस्ट्री को तबाह किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, आपने पूरी इंडस्ट्री को तबाह किया, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट को तबाह किया, आपने एग्रीकल्चर को तबाह किया। तबाह किसने किया? अच्छा, बात ऐसे देखो, मैं अब एक कारोबार चला रहा हूँ ना, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मुझे तजुर्बा है, मैं अपने कारोबार को बेहतर चला सकता हूँ, मुझे पता है। यार कोई एफबीआर का बंदा या कोई इस्लामाबाद का बंदा आके मुझे सिखाएगा कि मेरा कारोबार कैसे चलाना है, तो ये कैसे मुमकिन है? ठीक है ना? और वो मेरे कारोबार की पॉलिसी बनाएगा, ये कैसे मुमकिन है?
तो बात दरअसल ये है कि देखें यही चीज़ें आती हैं कि कमेटियां बनती हैं, हर कारोबार का एक एक समझ लें कि एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप अपने तजावीज़ देता है कि भाई ये जो कारोबार अभी जो जिस वॉल्यूम का है ना, इससे ये डबल वॉल्यूम हो सकता है अगर आप हमें ये चीज़ें जो है ना इंसेंटिव आप हमें दे दें, तो इससे बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जब डबल हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसका जो टैक्सेशन है ना वो भी डबल हो जाएगा। सिंपल फार्मूला है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको कोई कहते हैं रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। अब वो जो है ना अपनी डिफरेंट तरीके से उनकी अप्रोच है, वो ये है कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस मार लो, इनडायरेक्ट टैक्सेस मार लो, इसके ऊपर टैक्स डाल दो, यहाँ वो डाल दो, ये पॉलिसी चेंज कर दो, वो पॉलिसी चेंज कर दो। उसमें वो जो बिजनेस होता है ना वो आगे बढ़ने के बजाय उसका भट्टा बैठ जाता है, और जब भट्टा बैठ जाता है और जब वो बिजनेस पीछे की तरफ आने लगता है ना, तो उसकी जो टैक्सेस की जो होती है ना देने की ताकत होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, स्क्वीज हो जाता है ना बिजनेस। तो जब बिजनेस स्क्वीज हो जाता है तो जाहिर बात है कि उसके टैक्सेस के वो भी कम हो जाते हैं। तो अब आप उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है जो टैक्सेस रिसीव करने की वो भी कम हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि भाई ये जो चीज़ें जो एक्सरसाइज है ना ये बिल्कुल कोई बेसलेस है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट के ऊपर अगर उनके जो बंदे हैं ना उनकी तो ये एक्सरसाइज होनी चाहिए कि जितने भी हमारे यहाँ बिजनेस सेक्टर है ना उनको ग्रुप बनाओ, उनको ग्रुप बनाने के बाद देखें कि भाई वो जो बिजनेस सेक्टर है इसको आगे 3 साल या 5 साल में किस तरह से डबल किया जाए, और उन ग्रुप के अंदर क्या क्या उनको इंसेंटिव चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या इंसेंटिव चाहिए, क्या एक्सपोर्ट के उसके अंदर चाहिए, क्या लोकल कंजम्पशन के लिए चाहिए, और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट है ना वो डेवलप करो। और हर एक सेक्टर की, अब ऑटोमोबाइल की बात आ रही है तो अब आप देखें इसी बजट में ऑटोमोबाइल जिसने वो लगाई थी असेंबली प्लान लगाई थी, वो समझता है कि अगले साल उनका काम खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सारी बात है कि उन्होंने वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से बनाई थी जो हमारी इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने उन्होंने बनाई थी, इंडस्ट्री ने बनाई थी, हमारी मिनिस्ट्री ने बनाई थी, और सारे एक एग्रीमेंट के साथ। और लोग आए यहाँ, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, पैसा लगाया, अब पता चला कि वो चीज़ें जो है ना अब उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं या उनके ऊपर दूसरी चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो वो क्या है कि वो डिसार्ट हो जाएंगे। जब वो डिसार्ट हो जाएंगे, एक दफ़ा वो डिसार्ट हो गए, फिर आप उन लोगों को वापस लाना या उन लोगों को वापस करना, या फिर अगर उनकी जो टीम जो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, अगर उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उन्होंने बोला कि यार अब हमें तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, अब जो उसने टीम बनाई थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, फिर आप गवर्नमेंट बोलेगा 2 साल के बाद नहीं यार हमसे गलती हुई, आप दोबारा लगाओ, अब वो वापस दोबारा टीम लेके आएगा। जो 2 साल उसके ज़ाया हो गए उसका क्या, आज 2 साल में वो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाता, और आपको वो जायज़ टैक्स दे रहा होता। अब आपने उस जायज़ टैक्स का भी आपने ख़त्म कर दिया, एक्स लगा दिया, और बोला कि नहीं हम आपसे जो है ना आम ट्विस्ट करके टैक्स लेंगे, आम ट्विस्ट करके लेंगे, जायज़ टैक्स आपने देने की हिम्मत कैसे की, हम आपके हाथ पैर काट देंगे। तो ये हाथ पैर काट दिया कि जायज़ टैक्स आप नहीं दो, हमें हाथ पैर मोड़ के देंगे, आपको अरेस्ट करके कुछ हम जेब में भी डालेंगे, और फिर हम आपसे टैक्स भी लेंगे। तो ये सिलसिला है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ भी ये कि एक और भी बात है जिसको काफ़ी अरसे से हाईलाइट कर रहे हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आपने टैक्सेशन को इस कदर मुश्किल बना दिया है कि एक ले मैन के लिए समझना तो तकरीबन नामुमकिन है। जिनको पता है उनको भी वो कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है, ये आपका कल्चर बन चुका है। तो आप कैसे फिर इस कल्चर को, टैक्स कल्चर को प्रमोट करेंगे, कैसे लोग इसमें सिंप्लीफाई करें? हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि अब तो सारी चीज़ें मोबाइल के ज़रिए होती हैं, विद नो टाइम आपने मोबाइल के ज़रिए एक ऐप बनाएं, उसके ऊपर आप क्लिक करें और सारी चीज़ें हो जाएं। आप उसको और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, और मैं क्या कहूँ, अब इतनी सारी चीज़ें अगर बताऊंगा, कल भी मैंने इसको हाईलाइट किया कि सिर्फ गाड़ियाँ अभी जो उनको ख़रीद के दी हैं, नई होंडा सिविक गाड़ियों सैकड़ों की तादाद में जाकर आप उनको दे रहे हैं, और आप क्या अचीव कर रहे हैं? ये कल्चर है, कैसे सॉर्ट करें? देखिए यासिर साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना वो थोड़ी सी अफसरशाही के लिए अच्छी नहीं है, उनके रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर देखें वो कैसे चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। मैं तो आप ये गवर्नमेंट का काम, ये जो बजट बनाने वाले सारे अथॉरिटी ये सोचते हैं कि यार किसी तरीके से भी है, इनका प्रोग्राम ये होता है कि
इन्होंने अफसरशाही को कहीं ना कहीं सेव करना है। अब आप देखें कि ये इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री लगाते हैं वो 1 महीने 2 महीने साल 2 साल में नहीं लग जाती, इनको बड़ा टाइम लगता है मशीनरी और लेटेस्ट चीज़ें लाकर वो मशीनें जो इस टाइम पर मतलब जो लेटेस्ट चीज़ मशीनरी आई है वो बड़ी महंगी और एक्सपेंसिव और बड़ी हसास होती हैं। आपके अगर वो सोलर लगा रहे थे अगर वो अपनी क्योंकि आपके पास इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम नहीं है तो वो सोलर लगा रहे, आपने उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया। तो आप कहीं पर कोई ऐसी सहूलत देने के बजाय, अब देखें हमारे पास ठीक है हमारा टेक्सटाइल लेदर और जो स्पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है, हमारे पास भी 3-4 सेक्टर बाकी अभी 2-3 सेक्टर है। जैसे हमारे पास अभी देखें हमारी जो मेन क्रॉप है ना 1.5% इस टाइम पर डिक्लाइन हुई है टोटल, और 13.5% हमारी इस टाइम पर एग्रीकल्चर ने माइनस किया है। और हम लैंड हमारी ज़मीनें हैं इस टाइम पर एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर कंट्री कहलाते हैं। अगर हम उसके अंदर से लेटेस्ट हम अपना मशीनरी लेकर आ जाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आए, तो आप यकीन करें छोटी सी जगह के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। असल वजह ये कि ये पॉलिसी बनाना नहीं चाहते। एक मैं आपको छोटी सी आपके प्रोग्राम की उसके वजह से मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा खास तौर से FBR से और तमाम वजीर आजम और तमाम साहिब इख्तियार से कि आप देखिए हमें हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो कौन सी हुकूमत किसकी आ रही है, पॉलिटिक कोई भी इश्यूज हो वो आप अपने अब बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप 10 to 15 ईयर एक ऐसी पॉलिसी बना दें उसको आए दिन चेंज ना करें। अभी ये गवर्नमेंट आई, कोई गवर्नमेंट आती है वो इतना टाइम रहती है, इसके बाद सेकंड गवर्नमेंट आती है, नहीं ये पॉलिसी खराब, ये बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है। एक माजी के अंदर एक वो आई थी अपना D100 की एक स्कीम आई थी जो अपना इतनी आप बिलीव करें इतना अपना कंस्ट्रक्शन हुई है शहर के अंदर, उन्होंने ये दिया था काफ़ी उसमें फैसिलिटीज़ दी थी कि 1 टाइम आप ये टैक्स भर दें, इसके बाद वो आपको तो काफ़ी, इसके बाद वो फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तो मेरा मतलब है वो लोग भी अफेक्टेड हुए और ये भी अफेक्टेड हो रहे हैं कि यार आइंदा आप किस तरीके से करें। तो देखिए टैक्सेस की भरमार जब आप करें, बल्कि आप ऐसा करें ब्रॉड टैक्सेस की तरफ चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री, जब भी आप 100 के ऊपर आपने फोकस किया है ना, 500 लोगों के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, छोटी छोटी फैक्ट्री लगा दें, जब वो थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ करने लगे आप उनके ऊपर टैक्स, तो वो सारा डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं यही 100 फैक्ट्रियां इनको ही खत्म करना। अच्छा दूसरी बात एक और ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी की मैंने रिक्वेस्ट की है, एक चीज और कहा कहिए, देखिए इस टाइम पर हमारे पास जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो क्रॉस बॉर्डर के ज़रिए हमारे पास स्मगलिंग का जो माल आ रहा है, जो हमारी मार्केटों में मंडियों में बिक रहा है, उस वक्त तक हमें भी उसी मार्केटों में मंडियों में माल बेचना पड़ता है लोकल। हम कैसे उनसे कम्पीट करें? वो तो 1 रुपया भी टैक्स देके नहीं आते, बस वो माल लाते हैं यहाँ सेल आउट करते हैं और उनकी म्यार उनकी तमाम चीज़ें जाहिर बात है वो टैक्सेस कर इंपोर्टेड होती है, तो थोड़ा सा उस कॉस्ट में हमें वो चीज़ें बना के मार्केट में देना बहुत मुश्किल होता है और फिर हम उनसे कैसे कंपटीशन करें? तो प्लीज़ आप उस सेक्टर को उस चीज़ों को आप रोकें। अच्छा आप कहते हैं देखें बॉर्डर से आपको सबको मालूम है कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, इतना बड़ा स्पेस है, वहाँ से आप नहीं रोकते, आप जाके क्या करते हैं कि दुकानों के ऊपर छापे मार के वहाँ से लेते हैं, तो उनके पास जाहिर बात दुकानदार के पास सारा वो माल तो नहीं पड़ा, तो उनका लोकल भी होता है, इनका अपना लोकल भी होता है, बाहर का भी होता है, कंपनियों का भी होता है, तो वो सारा माल आप ले जाते हैं कि हमने इतना रिकवर कर लिया। तो आप उनके बजाय बॉर्डर पे तरह सख्ती करें, लॉ एनफोर्स की आप क्वांटिटी वहां बढ़ाएं, वहां से रोके। देखिए अगर पाकिस्तान के अंदर आप तरक्की चाहते हैं तो आपको तमाम स्टेक होल्डर को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना होगा और आप खुद ही फैसले करते रहेंगे, उससे क्या होगा? आज हम बदहाली का शिकार है और मजीद उसके ऊपर चलेंगे। एग्जैक्टली और कोई लॉन्ग टर्म प्लान अभी तक नहीं है। ये तो सालों ये बात करते हुए हो गए हैं कि कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जैसे आप बता रहे थे, शौकत भाई ने भी निशानदेही की कि आप उसको 5 या 10 साल के लिए कम से कम इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद देखें कि आपका पोटेंशियल कितना बढ़ जाता है। और ये जो आए दिन तजर्बात करते हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। फिर एक माइंडसेट एक और बड़ा अजीब हमारा बन चुका है। मैं आपको वैसे गर्ज करूं कि हमें जो शख्स पैसा कमाता हुआ नजर आएगा ना, हम उससे फौरन दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये दुश्मन है हमारा सबसे बड़ा, हम उससे दुश्मनी जो है ना वो कर लेंगे। तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना तब तक काम नहीं बनेगा। और ये आपने इस कल्चर को प्रमोट किया है। वो कहते हैं ना दूध देने वाली गाय को जो है ना काट दो,
ठीक है मसला ना, ही खत्म गोश्त हो जाएगा। गोश्त कह लेना दिया लेके और बांट दो उसको, बिल्कुल तो ऐसा फिर ही वो है। दूध वो कह रहे हैं यार कौन जो है ना रोजाना 20-20 लीटर दूध की वेट करेगा, इसको काट निकालेंगे के गोश्त खा लो। गोश्त खा लो, खत्म हो हाँ, जाएगा। खत्म हो तो जाएगा, ये बस हमारा ये कल्चर है। है। वेल परवेज भाई, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया और डिस्कशन ऐसी है क्योंकि ये सारी बातें हैं जो हमारे मेहमान कर रहे थे। हर शख्स यही सवाल कर रहा है, सुनना भी यही चाहता है। परवेज भाई थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। दोनों मेहमानों ने एक ही चीज़ की निशानदेही की है कि अब संजीदा फैसले करने होंगे और ख़ासतौर पर जिस किस्म, अगर नहीं कर सकते, खुदारा एक रिक्वेस्ट इनसे और कर देता हूँ कि अगर नहीं कर सकते ना तो ये टीवी पे बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करते हैं ना, इसका भी सिलसिला ख़त्म कर दें। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।